नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां अमेरिका में हेट क्राइम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारतवंशी और दक्षिण एशियाई लोग अमेरिका में सबसे प्रभावशाली प्रवासी समूह है। इसी के बावजूद इस समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन पर हाल ही में हुई फायरिंग की वारदात के बीच इसी शहर में मॉर्निंग वॉक पर निकले सिख युवकों पर हमला कर दिया गया है। ताजा मामला आपको बता दें कि न्यूयॉर्क का है, जहां पर न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल्स इलाके में 2 सिख युवकों को निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों ही सुबह की सैर पर निकले थे, तभी अचानक से उन पर हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में पहले इसी इलाके में सिख समुदाय पर हमला हुआ था और अब ताजा मामला सामने आने के बाद बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन हमलों की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पिछले साल 2021 में आए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में हेट क्राइम के करीब 4500 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इसमें सबसे ज्यादा मामले मौखिक उत्पीड़न के थे, तो वहीं 16.5% केस एशियाई मूल के लोगों की अनदेखी करने और 13.7% मामलों में पीड़ितों पर शारीरिक हमले करने के थे। इस साल भी दुर्भाग्य से ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया में कई देशों में हेट क्राइम के मामले अक्सर ही सामने आते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले टोरंटो में गाजियाबाद निवासी कार्तिक वासुदेव की गोलीबारी में मौत के बाद पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने संदिग्ध की पहचान रिचर्ड जॉनथन एडविन के रूप में की थी। और उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट गृह विभाग के जरिए बनाने का फैसला लिया है और अब इसके लिए जल्द ही एक कमेटी बनाने की उम्मीद भी बढ़ गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24 मार्च को अपनी पहली कैबिनेट में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को मंजूरी दी थी, लेकिन तय नहीं हो पाया था कि कौन सा महकमा इस ड्राफ्ट को तैयार करेगा। हालांकि आपको बता दें कि सामान्य प्रशासन, गृह समाज कल्याण, पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति विभाग में इसे लेकर असमंजस था। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए गृह विभाग को अधिकृत किया। साथ ही प्रमुख सचिव गृह आर.के. सुधांशु ने इसकी जानकारी दी और पुष्टि की है। सूत्रों ने यह भी बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित होने वाली कमेटी के लिए 7-8 नाम गृह विभाग मंत्रालय को जल्द भेज सकता है। तो वहीं इसमें न्यायिक सेवा, पुनर्नौकरशाह के साथ ही समाज के प्रबुद्ध नागरिकों का प्रतिनिधित्व शामिल किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी के अनुमोदन में इसके बाद ही अब कमेटी इसका ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसे बनाने में वक्त लग सकता है। तो वहीं देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून होगा। और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की हार के बाद अब प्रदेश में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू की और निर्णय ले लिया है, लेकिन इससे पार्टी के तकरीबन सभी वरिष्ठ नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि नए चेहरों पर खेला गया दाव, पार्टी का यह दाव अब मुश्किल साबित होगा या कारगर, ये देखने वाली बात होगी। पर यह तस्वीर आने वाले दिनों में साफ जरूर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है और असंतोष को थमने की चुनौती भी है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 17 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, जहां पार्टी कोशिश कर रही है कि इस दौरान असंतोष पर काबू पाया जाए। तो वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में की गई नियुक्तियों को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है। बुधवार को भी पार्टी के 10 विधायक बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में क्या कुछ बातचीत होगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इससे स्पष्ट है कि राज्य में पार्टी गहरे संकट में है। आपको बता दें कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में टूट हो सकती है और बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें ही जीती थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत बुधवार को धर्मनगरी हरिद्वार स्थित आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। इसी बीच मंगलवार को रायवाला में गंगा तट पर स्थित ओरावलो आश्रम से संघ प्रमुख से जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि संघ प्रमुख भागवत समेत देश भर से संघ के चयनित प्रतिनिधियों के रायवाला के आरोवेली आश्रम में संघ की अखिल भारतीय स्तर की चिंतन बैठक में हिस्सा लेने की बात सामने आ रही है। तो वहीं 5 से 11 अप्रैल तक चली इस बैठक में
कई विषयों पर मंथन किया गया और आगामी कार्य योजना के लिए 27 बिंदु प्रस्तावित किए गए। सोमवार की शाम को इस बैठक के समापन के बाद करीब 60 प्रतिनिधि वापस लौट गए थे, जबकि बाकी बचे पदाधिकारी मंगलवार को रवाना हुए। संघ प्रमुख मोहन भागवत अभी भी रायवाला में ही हैं। बता दें कि मंगलवार को जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी पहुंचकर रायवाला उन्होंने रावेली आश्रम में संघ प्रमुख से शिष्टाचार मुलाकात की। बताया यह भी जा रहा है कि संघ प्रमुख बुधवार को सुबह 10 बजे रायवाला से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे और हरिद्वार स्थित एक आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वो शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश में बिजली और भीषण गर्मी के बीच भारी बिजली की किल्लत सामने आ रही है, जहां पर इस समय में अब व्यासी परियोजना को लेकर एक बड़ी राहत हो सकती है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की ओर से बुधवार से यहां पर ट्रायल के तौर पर बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। दरअसल 20 अप्रैल से प्रदेश को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। व्यासी जल विद्युत परियोजना के तहत पानी को रोकने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस परियोजना की जद में लोहारी गांव आया है और जो कि अब जलमग्न हो चुका है। परियोजना के तहत अब बुधवार से जल विद्युत उत्पादन का ट्रायल शुरू हो जाएगा और इसी के बाद कमर्शियल तौर पर विद्युत उत्पादन में थोड़ा समय जरूर लगेगा। हालांकि आपको बता दें, यूजेवीएनएल के मुताबिक 20 अप्रैल से उत्तराखंड में 353 मिलियन यूनिट बिजली मिलनी शुरू होगी। यमुना में जल स्तर बढ़ने के बाद ये परियोजना 120 मेगावाट तक बिजली उत्पादित करने लगेगी। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही अब बिजली का संकट बढ़ना भी शुरू हो गया है। रोजाना से 12 से लेकर 15 करोड़ रुपए की बिजली खरीदने के बावजूद बिजली कटौती बढ़ती जा रही है। यूपीसीएल के लिए भी लगातार इतना खर्च करने से संकट बढ़ने लगा है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में बिजली किल्लत बढ़ने की वजह से अब कटौती उद्योग और गांव के साथ ही छोटे कस्बों तक पहुंच गई है। मंगलवार को जहां पर 2 घंटे फर्नेस उद्योग में कटौती की गई, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी 2 से ढाई घंटे की कटौती की गई है। बिजली की कमी की वजह से मंगलवार को छोटे कस्बों में भी करीब 1 से 2 घंटे की कटौती की गई। अब बैसाखी स्नान और ऋषिकुल मैदान में चल रहे सद्भावना सम्मेलन को लेकर पुलिस ने 2 दिनों के लिए शहर में यातायात प्लान और नो एंट्री और पार्किंग प्लान जारी कर दिया है। ऐसे में वाहन चालक रूट प्लान देखकर ही सड़कों पर निकलें, बिना रूट प्लान देखे जाम में फंस सकते हैं। 13 और 14 अप्रैल को सुबह से आधी रात तक भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को बैसाखी और मेष संक्रांति के स्नान पर एक पर्व है, जहां पर दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों और सद्भावना सम्मेलन के श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की है। जिन जगहों पर नो एंट्री रहेगी उनके बारे में भी जानकारी दी गई और शहर में 13 अप्रैल की सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। अब प्रदेश में बीते 24 घंटे में करीब 45 स्थानों पर जंगलों में आग लग गई है। गढ़वाल में 16, कुमाऊं में 28, तो वहीं ऐसे वन हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। आपको बता दें, ये घटना संरक्षित वन्य जीव विहार में हुई है, जहां प्रदेश में अब वनाग्नि की अब तक कुल 446 घटनाएं रिपोर्ट दर्ज की गई हैं। मामला आपको बता दें मंगलवार का है, जहां पर वनाग्नि और आपदा प्रबंधन कार्यालय की ओर से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में गढ़वाल में आरक्षित वन क्षेत्र में 13 और सिविल वन पंचायत क्षेत्र में 3 स्थानों समेत कुल 16 वनाग्नि की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। इसी तरह से कुमाऊं में आरक्षित वन क्षेत्र में 24 और सिविल वन पंचायत क्षेत्र में 4 कुल 28 स्थानों पर जंगलों में आग लगी है, जबकि आग की एक घटना संरक्षित वन्य जीव विहार में हुई है, जिसमें कुल 75.5 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। तो वहीं आपको बता दें करीब 22,000 रुपए आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर से श्रीनगर में वन सरपंच प्रमोद सिंह ग्राम क्वेली सिलौज निकट काड़ी खाल वनाग्नि बुझाने के दौरान झुलस गए हैं। उनके साथ ही फायर वॉचर शूरवीर लाल भी चोटिल हो गए हैं। हालांकि उपचार के उपरांत दोनों सामान्य है, यानी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। हालांकि 3 दिन पहले खनाना देव प्रयाग में भी आग बुझाने के दौरान एक महिला मंगला देवी झुलस गई थी। साथ ही आपको बता दें इस दौरान पत्थर गिरने की वजह से
चोटिल हो गई थी यह महिला और वन क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र पुंडिर के अनुसार आग सिविल वन क्षेत्र में लगी थी। करीब 3 हेक्टेयर वन भूमि आग से प्रभावित हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीबीआई ने अब उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें, ईपीएफओ दफ्तर में गड़बड़ी की शिकायत पर सीबीआई की टीम ने हल्द्वानी और देहरादून कार्यालय में छापेमारी की है। सीबीआई की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है और अब आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ देहरादून और हल्द्वानी को लेकर लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। इसी पर बुधवार को सीबीआई देहरादून ने 5 सदस्यों को 2 टीम बनाकर देहरादून जीएमएस रोड पर और हल्द्वानी स्थित दफ्तर भेजी गई हैं। तो वहीं आज ये दोनों ही टीमें दफ्तर खुलते ही छापेमारी में जुट गई। जानकारी के अनुसार टीम ने कर्मचारी भविष्य निधि के ऑफिस में 2021 और 22 वित्तीय वर्ष के अभिलेखों को जांचा है। आपको बता दें कि इस टीम के पहुंचने के बाद से कर्मचारियों में खलबली मच गई है। दोनों दफ्तर में पड़ताल की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद जो भी खामियां पाई जाएंगी इस मामले में उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 2 मरीज सामने आए हैं। तो वहीं अब आपको बता दें कि प्रदेश में कोविड के 84 एक्टिव केस हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सामने आए मामलों में एक देहरादून और एक मामला हरिद्वार से है। बाकी किसी भी जिले में कोई भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया। उधर 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि प्रदेश में मंगलवार को 8,395 लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन ली। ऋषिकेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से हावी होने लगा है। दिल्ली एनसीआर में स्कूली बच्चों में और शिक्षकों के कोरोना संक्रमित होने की वजह से तीर्थ नगरी ऋषिकेश के अभिभावकों की चिंता भी बढ़ गई है। आपको आगे बताते चलें कि कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते ये खतरा है, जहां पर इसके अब हल्के स्वरूप को देखकर अब स्कूल प्रबंधन भी बेफिक्र हो गए हैं। हालांकि स्कूलों में संक्रमण से बचाव के लिए बेहद जरूरी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि स्कूल और बच्चों के हाथों को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कुछ निजी स्कूलों में ही रह गई है। ऐसे में स्कूल में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अभिभावकों को कोरोना संक्रमण और बच्चों के भविष्य दोनों की ही चिंता सता रही है। ऐसे में ऋषिकेश में 12 से 15 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो चुका है, जबकि 15 से 18 साल के बच्चों को 100% पहली डोज लगाई जा चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि फकोट ब्लॉक में कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर जगदीश जोशी ने बताया है कि कोरोना के नए एक्सई वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि यह नया वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का बदला हुआ स्वरूप है। कहा यह भी गया है कि बच्चों को कोविड टीके की डोज लगाएं और स्कूल में मास्क और सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बच्चों को जागरूक करें। 12 साल से कम आयु के बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उनका ध्यान रखें। और खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर झूलाघाट में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां एक महिला ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। दरअसल पति को सिर धड़ से अलग करने के बाद इस पत्नी ने थाने में पहुंची और इसे देखकर हर कोई दंग रह गया है। दरअसल पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस महिला ने आत्मसमर्पण की बात कही। बता दें कि पुलिस स्टेशन की तरफ हाथ में एक आदमी का कटा हुआ सिर लेकर आती महिला को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, तो वही महिला ने कहा कि उसने अपने पति की हत्या की है और अब वो आत्मसमर्पण करना चाहती है। तो वहीं पुलिस ने इस महिला से जुर्म कबूल करवाने की पीछे की वजह पूछी और बता दें कि पति की हत्या करने का उसे जरा भी मलाल नहीं था। आपको बता दें कि ये दिल दहला देने वाली घटना के बारे में सुनकर क्षेत्र में हर कोई हैरान है। थाने में पुलिस के सामने महिला ने बताया है कि उसने इस खौफनाक वारदात को आखिर क्यों और कैसे अंजाम दिया। बता दें कि बेरहमी से पति की हत्या करने के बाद इस महिला की आंखों में जरा भी पछतावा नहीं दिखाई दिया।